जय श्री राधे फ्रेंड्स। अंदर बिस्तर पर वो दो इंसान थे जिनकी आज सगाई हुई थी, यानी नक्श और रूपाली। वे क्या कर रहे थे बताने की जरूरत भी नहीं थी। उन दोनों को एक साथ एक दूसरे की बाहों में बिस्तर में वह सब करता देख आन्या का दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसकी आंखों से टप टप कर आंसू गिरने लगते हैं। शरीर जैसे जम जाता है, वक्त जैसे ठहर जाता है। कुछ सेकंड वो एक लाश की तरह खड़ी रही। इस वक्त उसे अपनी आंखों की रोशनी मिलने का सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा था। बस अब वह यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी, इसलिए आन्या तुरंत घर से चली जाती है। घर में ना कोई उससे प्यार करता था, ना ही उसको किसी की फिक्र थी। अंधेरी रात में आन्या सड़क पर चल रही थी, बुरी तरह से रो रही थी। ठंडी हवा से उसके बाल कपड़े उड़ रहे थे, पर वो अपने टूटे दिल के साथ आगे बढ़ती ही जा रही थी। चलते चलते वो काफी दूर निकल जाती है और एक ब्रिज के पास पहुंचती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और आन्या के दिल की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे पुल को देखकर इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि अब उसे अपनी फालतू की जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। आन्या पुल के ऊपर खड़ी हो जाती है और एक गहरी नदी की तरफ देखती है। नदी का बहाव काफी ज्यादा था, गहराई भी काफी ज्यादा थी। उसे तैरना भी नहीं आता था। ये तो पक्का था कि एक बार वह गिरी तो जिंदा नहीं बचेगी। आन्या की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसे अतीत के कुछ दर्दनाक यादें याद आती हैं। वे आश्रम में काफी खुश थी, उसके बहुत सारे दोस्त थे। पर जब एक दिन उसकी फैमिली उसे लेने आई तो वो खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई थी कि उसकी फैमिली उसे यहाँ से लेने आई है। हालांकि आश्रम और अपने दोस्तों को छोड़ने का उसे दुख भी था, मगर उससे ज्यादा उसे अपने परिवार से मिलने की खुशी थी। बहुत सारी उम्मीद और बहुत सारे सपनों के साथ अन्य अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर आई, मगर यहाँ उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसे ठुकरा दिया गया। उसकी अपनी माँ ने उसे टॉर्चर किया, बुरी तरह से बिहेव किया उसके साथ। उसका अपना पापा भी उसे देखकर खुश नहीं था। सब ने उसे यह एहसास दिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो इस फैमिली पर बोझ है। उन्हें लगता था कि आन्या उनके स्टैंडर्ड की नहीं है, वे एक रईस फैमिली की है और आन्या बिल्कुल गवारों की तरह है, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह। ना रहने सहने का ढंग पता, ना पहनने का, ना खाने पीने का। वह कहीं से भी उनके स्टैंडर्ड को फिट नहीं बैठ रही थी। आन्या ने पूरी कोशिश की अपनी फैमिली के स्टैंडर्ड को मैच करने की, पर कहीं नहीं कर पाई। जब भी वह अकेली बैठकर रोती तो अकेला महसूस करती तो नक्श आकर उसे हिम्मत देता था, उसके साथ खेलता। नक्श के साथ वह इतनी खुश थी कि अपनी फैमिली के टॉर्चर को हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। उसका वजन बढ़ने लगा, वह खूबसूरत से बदसूरत दिखने लगी। उसके बाद तो मानो उससे और भी ज्यादा नफरत हो गई सबको। धीरे धीरे वह इतनी ज्यादा मोटी हो गई कि उन लोगों को किसी से मिलवाने में भी उसे बड़ी शर्म आती थी। किसी को यह बताने में भी शर्म आने लगी कि यह लड़की इसी घर की बेटी है। और जब उन्हें आन्या के वन नाइट स्टैंड के बारे में पता चला तो फिर वे लोग उसे खरी खोटी सुनाने लगे, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे और उसे नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ते थे। आन्या के लिए उस घर में रहना एक घुटन की तरह बन गया था। आन्या से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने उसे पढ़ाई के बहाने मनाली भेज दिया ताकि वह उनके साथ ना रह सके। और जब वह लौटकर आई तो इकलौती उम्मीद, उसका इकलौता प्यार, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। पुल पर खड़ी रोते हुए आन्या भगवान से बोली, मैंने अब तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। अब मैं नहीं जीना चाहती, मेरे पास कोई वजह नहीं है जीने की, इसलिए मैं आज खुद को खत्म कर लूंगी। आन्या की आंखों से आंसू की बारिश हो रही थी। उसे अपना कदम आगे बढ़ाया, आंखों को बंद करके अपने हाथों को फैला लिया और पुल के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे आन्या बहती हुई नदी में जा गिरी। शहर के दूसरी तरफ कुछ आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप भाग रहे थे। उनके माथे पर पसीना आया हुआ था और वे बार बार पीछे की तरफ देख रहे थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके गले सूख चुके थे और उनके हाथ में एक एनवलप था, शायद उसी को लेकर वो लोग भाग रहे थे। सबके चेहरों पर चोट के काफी निशान भी थे, मानो उनकी धुनाई हुई हो। तभी अचानक उनके पैरों पर ब्रेक लग जाते हैं। सबकी आंखें एक साथ फट जाती हैं। वे 1 से 4 लोग थे और सब अपना सलाइवा गटक लेते हैं। सबके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था जब वे अपनी आंखों के सामने किसी को खड़ा होते हुए देखते हैं। एक खूबसूरत सी लड़की उनके ठीक सामने खड़ी थी। उसके बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए थे। चेहरे पर इतनी खतरनाक कोल्डनेस थी, कोई देख ले तो ऊपर से नीचे तक थरथरा जाए। हुडी का टोपा उसने सर पर डाला हुआ था, जिससे उसका चेहरा हल्का सा छुपा हुआ था। वह लड़की दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर खड़ी थी। उसका एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर दीवार के पीछे टिकाया हुआ था। उसके हाथ अपनी जीन्स के पॉकेट में थे और वह अपने पैरों के तलवों को जमीन पर बजा रही थी।
उनमें से एक आदमी ने कहा, यह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? दूसरे आदमी ने कहा, दूसरी तरफ से भागो, जल्दी करो। इसके बाद वो लोग डायरेक्शन चेंज करके भागने लगते हैं। वो लोग थोड़ी दूर तक भागते हैं और बार बार पीछे मुड़कर उन्हें देखते हैं कि अब वह लड़की वहीं पर खड़ी दिखाई देती है। वे काफी आगे भाग जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से उनके कदम रुक जाते हैं जब वे देखते हैं कि इस बार वह लड़की ठीक उनके सामने अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर पूरे स्टाइल में खड़ी है। अब तो उन लोगों को समझ में आ गया कि वो इतनी आसानी से उस लड़की से बचने वाले नहीं हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने हिम्मत करके लड़की से कहा, देखो, हमें जाने दो, हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना हम यह बोलकर उस आदमी ने तुरंत अपनी गन निकालकर लड़की पर तान दी, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगा। लड़की ने अपनी गहरी काली आंखें उठाकर उन लोगों की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो उठा लिया। रियली गोन? लड़की की आवाज सुनकर उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिसके हाथ में गन थी उसने हिम्मत जुटाई और लड़की पर तुरंत फायर कर दिया, लेकिन लड़की इतनी स्पीड से गोली के सामने से हट गई कि वे लोग हैरान रह गए। देखकर लग रहा था कि इस लड़की की स्पीड गोली से भी तेज है। फिर उसने लगातार 5 गोलियां चलाई, लेकिन हर बार वह लड़की गोली को ऐसे डोज कर रही थी कि जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। एक आदमी हाथ में चाकू लेकर लड़की की तरफ भागने लगा, वार करने के इरादे से, साथ में दूसरा और तीसरा भी, पर वह लड़की रिलैक्स होकर खड़ी उनके करीब आने का वेट कर रही थी। पहला हमलावर तेजी से आगे बढ़ा और चाकू उसके पेट की ओर घुमाया। लड़की ने फुर्ती से अपने शरीर को मोड़ा और उसकी कलाई को इतनी ताकत से पकड़ा कि चाकू हाथ से गिर गया। उसने चेहरे पर कोहनी से इतनी जोर से वार किया कि वह उल्टा गिर पड़ा। नाक से खून निकलने लगा और दूसरा हमलावर पीछे से हमला करने आया, लेकिन उस लड़की ने झुकते हुए उसकी टांग पर जोरदार किक मारी। वह चीखता हुआ नीचे गिर गया। उसके गिरते ही युवती ने चाकू अपने हाथों में उठा लिया और उसकी गर्दन पर तेज वार कर दिया। खून की धार अंधेरे में फैल गई। अब 2 हमलावर बाकी थे। दोनों एक साथ उसकी ओर झपटे, लेकिन युवती की गति उनकी सोच से तेज थी। उसने हवा में छलांग लगाई, एक के सिर पर घुटने से वार किया, दूसरे के हाथ से चाकू छीनकर उसकी छाती पर घोंप दिया। सब करते वक्त उस लड़की का चेहरा काफी ठंडा था, आंखों में हल्की सी भी रहम नहीं था और निडर होकर वह सब पर वार कर रही थी। आखिरी हमलावर डर के कांपने लगा, मगर उस लड़की ने उसे एक मौका भी नहीं दिया। वह आदमी पलटकर भागने लगा अपनी जान बचाने के लिए, पर उस लड़की ने जमीन पर पड़े चाकू की तरफ बाद ही रिलैक्स होकर देखा। एक पैर मारा और चाकू हवा में उछलकर 1 सेकंड में लड़की के हाथ में आ गया। लड़की ने चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। उस आदमी की तरफ बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से फेंका। वो चाकू अगले ही पल उस आदमी के गले के आर पार हो गया। आदमी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। आंखें खुली की खुली रह गई और मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसने दम तोड़ दिया। बाकी सब की तरह वो लड़की अपनी हुडी का टोपा उठाकर ऊपर से हटाती है और उसके पास आती है। उसके पास पड़ी हुई फाइल को वह उठाती है और तिरछा सा मुस्कुरा देती है। उन लाशों को देखकर लड़की ने कहा, अगर मेरी बात मानकर चुपचाप ये फाइल मुझे दे देते तो आसान मौत देती, पर खैर छोड़ो। तुम जैसे लोगों को जिंदा छोड़ना मतलब किसी दिन फिर मेरा वीकेंड खराब करना। लड़की ने झुककर उनके गले से चाकू निकाला और फिर वहां से अंधेरे में चली गई। वह लड़की जो अभी अभी मर्डर करके आई थी, वो अपने घर के पिछवाड़े की तरफ पहुंचती है और वहां से देखती है कि उसके आने के बाद कमरे की तरफ देखती है जो लगभग ऊपर वाली मंजिल पर था। पीछे सिर्फ एक बड़ी सी दीवार थी, वह आगे नहीं जा सकती थी। इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि वह लड़की खिड़की से भागी थी। अब उसे खिड़की से ही जाना पड़ेगा। उस लड़की ने जब स्कैन किया कि आसपास कोई नहीं दिख रहा, तो वह फाइनली दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है। वो लड़की दीवार पर ऐसे चल रही थी जैसे कोई स्पाइडरमैन, और बड़ी ही आसानी से कमरे की खिड़की काफी ऊपर थी। उसके पास पहुंचकर लड़की ने खिड़की खोली और कमरे के अंदर छलांग लगा दी। उसके बाद खिड़की और पर्दे बंद किए। फाइनली उसने अपनी हुडी को निकाला, बिस्तर पर फेंका और आराम से अपनी बाहें फैलाकर बिस्तर पर गिर गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी जवान लड़की थी। उसने राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड। फिर उसने फाइल की तरफ देखा जो उसके हाथ में थी और मुस्कुरा दी। तभी दरवाजे पर अचानक खटखटाहट की आवाज शुरू हुई और उस लड़की की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वह तुरंत खड़ी हुई। उसने अपनी हुडी को ठीक करके रखा और जो फाइल उसके पास थी उसे बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपा
कर रख दिया, अपना गला साफ किया, बाल थोड़े ठीक किया और थोड़ा कंपोजर मेंटेन करते हुए चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेके आई। दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाजा खोला तो 2 बच्चे वहां पर खड़े हुए थे। उन्होंने अपने हाथों को छाती पर क्रॉस किया हुआ था और आंखों को सुकेड़कर घूर कर उस लड़की को देख रहे थे। उन्हें अपनी तरफ देखता हुआ देख लड़की ऑकवर्ड होकर अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती और कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? दोनों बच्चों ने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। एक लड़का था और एक लड़की, दोनों काफी खूबसूरत थे। लड़का थोड़ा बड़ा था, लड़की शायद उससे थोड़ी छोटी थी। शायद लड़की 6 साल की थी और लड़का 9 साल का होगा। उस लड़के ने कहा, हम इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी आप? फिर उस छोटी लड़की ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर कहा, आप अपने कमरे में ही थी ना कहर दीदी? बड़ी लड़की का नाम कहर था। कहर ने कहा, मिंटू चिंकी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं क्या तुम लोगों के कमरे के अंदर खड़ी हूँ? नहीं दिखाई दे रही? ऑफ कोर्स मैं कमरे के अंदर ही थी और कहाँ जाऊंगी। वह लड़की थोड़ा ऑकवर्ड हो रही थी पर अपने छोटे भाई बहन से थोड़ा नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि उसके छोटे भाई बहन काफी ज्यादा चालाक है, कहीं पकड़ ना ले। लड़के का नाम सौम्य और लड़की का नाम पायल था। सौम्य ने कहा, तो फिर हम इतनी देर से दरवाजा पीट रहे हैं तो आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कहर ने अपने सिर को हल्का सा खुजाया और कहा, हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, मैं ईयरफोन कानों में लगाकर थोड़ा सा वर्कआउट कर रही थी। ये बोलकर अपने हाथों को थोड़ा लेफ्ट राइट दाएं बाएं घुमाने लगती है और ये बताने के लिए कि वह वाकई में वर्कआउट कर रही थी। इस पर पायल ने अपनी आंखों की आईब्रो को ऊपर उठाकर कहा, वर्कआउट? रात के 11 बजे वर्कआउट कौन करता है? कहर ने जवाब दिया, अरे वह सुबह काम में बहुत बिजी होती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिलता सेहत का ख्याल रखने के लिए, इसलिए अभी थोड़ा सा वर्कआउट कर रही थी। तभी सौम्य की नजर कहर के कपड़े पर पड़ती है। खून के हल्के से दाग लगे हुए थे। सौम्य हैरान होकर बोला, आपके कपड़ों पर यह खून कैसा लगा है? यह सुनते ही कहर की आंखें फट गई और उसने तुरंत देखा और अपने मन में कहा, अरे भैंस की आंख, ये तो मैं भूल ही गई। कहर ने ऑकवर्ड होकर हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम भी कुछ भी बकवास कर रहे हो? खून कहाँ से होगा? अरे यह तो कलर है। कहर तुरंत अपने कमरे के टेबल पर रखे हुए पेंटिंग के कुछ वाटर कलर दिखाते हुए बोली, वो गलती से कलर मेरे कपड़ों पर गिर गया था, इसलिए बस दाग पड़ गया। कुछ देर तक सौम्य और पायल कहर को ऐसे ही देखते हैं कि उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कहर अपना सलाइवा गटकती है और थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहती है, वैसे तुम लोग इतनी रात में मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे और अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम लोगों को पता है ना कि कल सुबह तुम लोगों को स्कूल जाना है, एग्जाम चल रहे हैं तुम्हारे, अब तक तो तुम सो जाना चाहिए। सौम्य ने जवाब दिया, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स थी जो समझ में नहीं आ रही थी। मैं आपके पास आया था, मैं दरवाजा खटखटाया पर आपने दरवाजा नहीं खोला। फिर हम दोनों ने मिलकर बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, आपने बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही दरवाजा खोला। तो हमें शक हुआ कि कहीं आप फिर से भाग तो नहीं गई। इस पर कहर ने अपनी आंखों को रोल किया और दोनों को अपनी बाहों में लेते हुए, कुछ भी बकवास करते हो तुम दोनों को छोड़कर मैं कहाँ ही भागूंगी? पायल, पागल कहीं के, चलो फटाफट करती हूँ तुम्हारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद वह तीनों कमरे के बाहर चले जाते हैं। जाने से पहले कहर ने बिस्तर की तरफ नजर मारी जहां उसने उस फाइल को छुपा कर रखा था और फिर एक गहरी सांस ली और मन में कहा, बाल बाल बची। नदी की गहराइयों से अचानक कोई इंसान बाहर निकलता है। उस इंसान के कंधे बहुत चौड़े और शरीर काफी मजबूत मस्कुलर था। उसके बाइसेप्स दोनों हाथों से मापे जा सकते, इतने बड़े और मजबूत थे। उस आदमी की काली आंखें बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी। उसकी बाहों में एक लड़की थी जो बेहोश थी। वो कोई और नहीं, आन्या थी। आन्या पानी में डूबकर बेहोश हो गई थी और अब किसी की बाहों में थी। वो आदमी जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पेट दिखाई दे रही थी, वो बहुत बड़ी मजबूत चौड़ी और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो उसे बना रही थी वह था उसके पीठ पर राइट साइड में कंधे पर बना हुआ एक बड़ा डेविल टैटू। वो टैटू एक डेविल चेहरे का था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लाल आंखें, नुकीले दांत, सर पर सींग और भयानक चेहरा। आन्या को अपने हाथों में लेकर वो आदमी पानी से बाहर निकला। सामने जंगल था। वो आदमी उसे लेकर बिना रुके सीधा जंगल के अंदर चला गया। सुबह की धूप खिड़की को क्रॉस करती हुई एक रूम में आई। एक बिस्तर पर खूबसूरत सी
आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। उसका गेटअप चेंज हो चुका था। अब वो 100 किलो की भैंस नहीं, 47-48 किलो की कमसिन कली लग रही थी। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा और भी ज्यादा चमकने लगा था। वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन धूप के कारण उसकी पलकें थोड़ी हिलने लगी और वो धीरे धीरे होश में आने लगी, नींद से जागने लगी। जैसे ही अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक बिस्तर में है, एक कमरे में। तो कंफ्यूज होकर यहाँ वहां देखने लगी। तभी उसे याद आया कि कल रात उसे सुसाइड करने के लिए नदी में कूद गई थी पुल के ऊपर से। तो वो यहाँ कैसे आई? क्या वह जिंदा है? और ये कौन सी जगह है? आन्या ने देखा कि वह एक नरम बिस्तर में है। एक ऐसा कमरा जो नहीं जानती थी किसका है, पर काफी बड़ा और आलीशान कमरा था। पिंक कलर का और खूबसूरत और लाजवाब भी था। उसका बिस्तर बिल्कुल वैसा था जैसे किसी महल के प्रिंसेस का होता है। आन्या काफी हैरान हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन सी जगह है, वो यहाँ कैसे पहुंची और नदी से कैसे निकली, उसे किसने बचाया और कैसे बचाया, यहाँ लेकर कौन आया। तभी आन्या ने अचानक अपनी बॉडी पे काफी हल्का हल्का महसूस किया। उसने अपने हाथों को देखा, फिर अपने पैरों को, फिर अपनी नजर तुरंत अपने कपड़ों पे गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो फटाक से खड़ी होकर कमरे में एक बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। कल रात को वो जो 100 किलो की आन्या थी, अब एक नाजुक सी पतली सी लड़की हो गई। उसका गेटअप किसने उतारा होगा और कपड़े किसने चेंज किए होंगे? यह तो उसके कपड़े नहीं है। आन्या ने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहन रखी थी जो मुश्किल से उसके घुटने तक आ रही थी, एक फ्रॉक जैसी। ऐसे ही कपड़े उसे पसंद थे। लाइट पिंक कलर में वो ड्रेस बहुत ज्यादा सुंदर खिल रही थी। आन्या के बाल खुले हुए थे और चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ कंफ्यूजन और बड़े अजीब एक्सप्रेशन थे। आन्या ने घबराकर कपड़ों को मुट्ठी में कस लिया। आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत कमरे से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली उसकी आंखें फट गई और सांसें रुक गई और मुंह खुला का खुला रह गया। सुबह की चमकती धूप एक बड़ी सी बिल्डिंग पर गिर रही थी। वो बिल्डिंग सिंघानिया कॉरपोरेशन टावर थी, शहर की सबसे ऊंची और मॉडर्न बिल्डिंग जो ताकत और क्लास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। इमारत की पूरी डिजाइन ऐसी थी कि जैसे कोई इसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। इसी बीच एक शानदार रोल्स रॉयल फैंटम 8 बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उसकी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और स्टाइलिश डिजाइनर ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। बिल्डिंग के बाहर सोसाइटी गार्ड्स फुल फॉर्मल यूनिफॉर्म में खड़े थे। उनका हर मूवमेंट ट्रेंड और परफेक्ट था। ये सिंघानिया एम्पायर के रुतबे का पहला इंप्रेशन था। गाड़ी के रुकते ही एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर से उतरी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की, जिसका ऑरा और चेहरे की कोल्डनेस किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। खुशी विराट सिंघानिया। उनकी एंट्री इतनी ग्रेसफुल थी कि वहां मौजूद हर शख्स बस उन्हें ही देखता रह गया। वह एक कस्टम टेलर्ड व्हाइट पैंट सूट पहने थी जिसमें गोल्डन डिटेलिंग थी। उनके शोल्डर्स से थोड़े से ऊपर तक के सिल्की बाल और परफेक्टली कंटूर्ड फेस कॉन्फिडेंस और हाईलाइट कर रहे थे। आंखों पर पहने हुए चश्मा पर साइड में डायमंड से एक छोटा सा डिजाइन बना हुआ था। उनकी हाई हील्स आवाज मार्बल फ्लोर पर गूंज रही थी। उनकी चाल में एक ऐसा चार्म था जो हर किसी को महसूस हो रहा था। खुशी ने अपने बैग को स्टाइलिश ढंग से कैरी किया हुआ था और उनकी आंखों में ऐसा फोकस था जैसे वह अपनी दुनिया को कंट्रोल कर रही हो। आगे बढ़ी तो सभी गार्ड्स ने उन्हें सैल्यूट किया जैसे कि वह कहीं की महारानी हो। बिल्डिंग के अंदर एक एटमॉस्फेयर भी उतना ही इम्प्रेसिव था। फर्श पर चमचमाते मार्बल्स, वॉल्स पर एलिगेंट आर्ट वर्क और हाईटेक रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन ने मुस्कुराते हुए उनका वेलकम किया, लेकिन खुशी ने सिर्फ हल्की सी नजर डाली और आगे बढ़ गई। लॉबी से गुजरते हुए हर कोई उनके रिस्पेक्ट दे रहा था। एम्प्लॉयज का बॉडी लैंग्वेज साफ बताता था कि खुशी उनकी सिर्फ बॉस नहीं बल्कि इंस्पिरेशन थी। वो अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा लेकर चल रही थी जो बताता है कि वह सिर्फ एक बिजनेस वूमन नहीं बल्कि इस साम्राज्य की क्वीन है। अंदर आते ही खुशी के असिस्टेंट ने उन्हें तुरंत ज्वाइन कर लिया और पीछे पीछे 2 गार्ड्स भी चल रहे थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। उनके साथ 2 स्ट्रॉन्ग बॉडी गार्ड्स। एलिवेटर का दरवाजा खुला और खुशी अंदर चली गई। उनके साथ खड़ा स्टाफ पूरी तरह से साइलेंट था, जैसे उनकी प्रेजेंस में सब कुछ कह रही हो। एलिवेटर का सफर छोटा था लेकिन उनका इम्पैक्ट लंबा। जैसे ही एलिवेटर रुका वह सीधे अपने लग्जरी और मॉडर्न कैबिन में पहुंची। ये कैबिन किसी हाई एंड पेंट हाउस से कम नहीं था। बड़े ग्लास विंडोज से शहर का पूरा व्यू नजर आ रहा था। उनकी चेयर एक परफेक्ट मिक्स ऑफ स्टाइल और कंफर्ट उनके पावर को
रिफ्लेक्ट कर रही थी। गार्ड्स केविन के बाहर ही रुके, लेकिन खुशी का असिस्टेंट उनके पीछे पीछे केविन के अंदर आ गया। खुशी ने अपने चश्मे निकाले और साइड में रख दिए। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप को खोलते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, अर्थव ऑफिस पहुंच गया? असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ताज होटल में गए हैं। नोट: कहानी का ताज होटल इमेजिनरी है, ना कि असली वाला। खुशी ने हल्का सा अपना सर हिलाया और कहा, एनी स्पेशल मीटिंग टुडे? असिस्टेंट ने तुरंत आईपैड में शेड्यूल चेक करते हुए खुशी को जवाब दिया, नो मैम, आज कोई खास मीटिंग नहीं है। खुशी ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, ओके यू कैन गो नाउ। असिस्टेंट ने तुरंत अपना सर हल्का सा हिलाया और केबिन में चला गया। उसके बाद खुशी की कॉन्फिडेंस से भरी हुई ठंडी आंखें बगल में रखी हुई तस्वीर पर गई। इसे देखते ही खुशी की कोल्डनेस गायब हो गई और एक अजीब सा इमोशन उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। टेबल पर 2 तस्वीर रखी हुई थी। एक तस्वीर में विराट माया के साथ वह खुद और उसके छोटे भाई बहन यानी कि अर्थव और नूर थे। उस तस्वीर को देख कर लग रहा था कि माया का चेहरा, जो चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करवाया गया था, वो फिर से चेंज करवा लिया गया है। अब माया उस तस्वीर में अपने असली चेहरे के साथ थी। उस तस्वीर को देखकर खुशी हल्का सा मुस्कुराती है, मगर जब वो दूसरी तस्वीर देखती है तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और आंखों में एक दर्द आ जाता है। यह तस्वीर अकाई की थी। विराट, माया, खुशी और अकाई। खुशी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस तस्वीर को अपने हाथ में लेती है और आंखों में हल्की सी नमी के साथ अपने हाथों को उसे प्यार से सहलाने लगती है। अकाई के चेहरे को सहलाते हुए खुशी के दिल में एक दर्द उठता है। उसे अतीत की उस रात की झलक दिखाई देने लगती है। फ्लैशबैक: खुशी अकाई को अपनी बाहों में लेकर खड़ी थी। अकाई डर के मारे खुशी से चिपका हुआ था। सामने एक इंसान खड़ा था जो ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों से कवर था। देखकर भी नहीं बताया जा सकता कि ये इंसान कौन है, आदमी है या औरत, या क्या। धीरे धीरे आगे बढ़ा। खुशी बहुत ज्यादा डर गई थी। सारे कांस्टेबल ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे। वह आदमी धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। खुशी और अकाई डर के मारे पीछे हट रहे थे। दोनों के चेहरे पर पसीना आ गया था, खासकर खुशी के। उस आदमी की काली परछाई ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाया और अकाई को खुशी से छीन लिया। अकाई ने खुशी के हाथ को जोरों से पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, दीदी 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 मुझे बचाओ। खुशी भी जोर से रोते हुए चिल्लाई, छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मेरे भाई को। उसने उस काले कपड़े वाले साये की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने एक झटके में अकाई को खुशी से अलग किया। खुशी अपने भाई को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने लगी, लेकिन उस आदमी ने खुशी को इतना जोर से धक्का दिया कि वह किसी चीज से उसका सर टकरा गया और वह वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने अकाई को उस आदमी के कंधों पर लटका हुआ देखा जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, दीदी दीदी मुझे बचाओ, दीदी प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन खुशी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वो बेहोश हो गई। फ्लैशबैक एंड: दरवाजा खटखटाने की आवाज से खुशी एकदम से होश में आई। उसने तुरंत अपनी आंखों के कोने से निकले हुए आंसू को पोंछ लिया और तस्वीर को वापस अपनी जगह पर रख दिया। पियोन अंदर आया और कॉफी को टेबल पर रखकर चला गया। खुशी अकाई की तस्वीर की तरफ देखकर बड़बड़ाई, अपनी दीदी को माफ कर देना अकाई, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, आई एम रियली सॉरी। खुशी की आंखों एक बार फिर से नम हो गई। आज वह सिंघानिया अंपायर की चेयरवुमन थी। इतनी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी जिसके देश भर में चर्चे थे। ना दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी, लेकिन आज भी वह बिना नींद की दवाइयां लेकर सो नहीं पाती थी। उस रात के बाद वो कभी चैन से सो ही नहीं पाई। तभी उसका फोन बजा। अपना फोन उठाकर देखा तो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अर्थव का कॉल था, उसके छोटे भाई का। उसने कॉल उठाया और कहा, बोलो अर्थव। तभी सामने से एक डीप गहरी आवाज सुनाई दी, दी आर यू क्राइंग? अर्थव की बात सुनकर खुशी थोड़ा चौंक गई। उसने तुरंत कहा, क्या? नहीं 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 तो। अर्थव ने पूछा, आप जानती हैं आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। फिर से अकाई भाई के बारे में सोचकर उदास हो गई। खुशी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है? खैर छोड़ो, मीटिंग कैसी चल रही है? अर्थव ने जवाब दिया, मीटिंग के लिए अभी पहुंचा हूँ, खत्म होने के बाद आपसे बात करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, ऑल द बेस्ट। वैसे तो मुझे पता है
मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मेरा अर्थव बहुत काबिल है। शाम को मिलते हैं। अर्थव की आवाज आई, टेक केयर। खुशी हल्का सा मुस्कुराई और कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ से आन्या का मुंह खुला हुआ था क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड था जो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला, सैकड़ों नौकर और गार्ड्स हर जगह पर तैनात थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राजमहल में खड़ी है। शौक से बाहर निकलकर आन्या ने अपने कदम आगे बढ़ाते बड़े बड़े आलीशान झूमर, सीढ़ियों पर आलीशान रेड कारपेट, सबसे मॉडर्न और महंगा फर्नीचर, दीवारों पर लगी करोड़ों की पेंटिंग्स। ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? आन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने एक गार्ड से पूछा, एक्सक्यूज मी, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे? आन्या का सवाल सुनकर वो गार्ड पत्थर की मूर्ति की तरह हाथ में गन लेकर खड़ा रहा। उसने आन्या की तरफ देखा तक नहीं। आन्या को बहुत अजीब लगा और वो आगे बढ़ गई। आन्या हैरानी और एग्जीक्यूट में के साथ राजमहल जैसे बंगले को देख रही थी, मगर यह इतना बड़ा और आलीशान था मानो उसकी छोटी छोटी आंखों में समा ही नहीं रहा था। तभी एक गार्ड चलकर आया और आन्या से बोला, मैडम, मेरे बॉस ने आपको याद किया है, प्लीज चलिए। आन्या हैरान होकर बोली, बॉस? वो नहीं जानती थी कि यह किस बॉस के बारे में बात कर रहा है। शायद वही आदमी है जो जिसने उसे बचाया होगा। वह चुपचाप से गार्ड के पीछे चली जाती है और गार्ड उसे एक कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर देता है। उसके बाद उसे अंदर की तरफ जाने का पोलाइटली इशारा करता है। आन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर जाकर वो एक बार फिर से हैरान हो गई क्योंकि वहां इतना अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई भी ना दे। पता नहीं क्यों घबराहट के मारे आन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऐसे तैसे करके उसने कुछ कदम अंदर बढ़ाए, तभी उसे एक डार्क आवाज सुनाई दी, रुको। आवाज इतनी डार्क थी कि आन्या के कदम वहीं पर रुक गए। वो पत्थर की तरह जम गई। आन्या कमरे में अंदर जैसे ही कदम रखती है हैरान हो जाती है। वह अपनी पलकों को उठाकर चारों तरफ अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह अंधेरा बिल्कुल वैसा था जैसे इतने सालों से वह आज तक देखती आ रही थी जब वह अंधी थी। जैसे ही उसने अंदर एंट्री की, गार्ड ने दरवाजा बंद किया। थोड़ी ही सी घबराहट आन्या को होने लगती है। उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गई थी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह बोलने की कोशिश करती है, कोई है यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? एक्सक्यूज मी मिस्टर। लेकिन कोई भी आवाज आन्या को सुनाई नहीं देती। वह जैसे ही अपने कुछ कदम आगे बढ़ाती है वैसे ही एक बहुत डीप गहरी डार्क आवाज आन्या के रोंगटे खड़े कर देती है, रुको। इतनी गहरी आवाज सुनकर आन्या की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, धड़कनें तेज हो गई और उसके कदम वहीं पर रुक गए। आन्या अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी रही। उसने अपना सलाइवा गटका क्योंकि उसने इस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास किया। लेकिन जो चीज वह समझ नहीं पा रही थी वह यह कि जो कोई भी आदमी है इतने अंधेरे में क्यों बैठा है, इतने अंधेरे में उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और क्या यह वही आदमी है जो उसे यहाँ लेकर आया होगा। यहाँ तक आन्या को याद है कि सुसाइड करने के लिए उसने नदी में छलांग लगाई थी। उसके बाद उसकी आंखें बड़े से आलीशान कमरे के नरम मुलायम बिस्तर पर खुली। इसका मतलब यही है कि किसी ने उसे नदी से निकाला और यहाँ पर ले आया। आन्या कुछ बोल पाती उससे पहले उसे डार्क आवाज में कहा गया, जहाँ तुम चल रही हो वहाँ टेबल रखा है, टकरा जाओगी, 2 कदम लेफ्ट मुड़ो, उसके बाद 4 कदम आगे आओ। आन्या हैरान हो गई। पता नहीं क्यों यह आवाज काफी जानी पहचानी सी लग रही थी उसे। कहीं तो सुना था उसने इस आवाज को। और हाँ, यह आवाज बहुत गहरी, बहुत डार्क थी और बहुत ठंडी भी। आन्या ने वैसे ही किया जैसा इस आवाज ने कहा। वह 2 कदम लेफ्ट मुड़ी और उसके बाद 4 कदम आगे खड़ी हो गई। आन्या ने कई साल अंधा होकर गुजारा था तो अंधेरे में चलने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि उसे इस चीज की प्रैक्टिस हो चुकी थी। तभी आन्या को एक गिलास में कुछ लिक्विड डालने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद गिलास में कुछ छपाक से गिरने की आवाज आई, जैसे किसी ने गिलास में कोई लिक्विड डाला और फिर कोई ठोस चीज डाली, जैसे कि कोई शराब और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा। आन्या ने हिम्मत करके पूछा, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं आपको देख नहीं सकती। कुछ सेकंड तक उस अंधेरे से कमरे से कोई आवाज नहीं आती। फिर वह गहरी सी आवाज एक बार फिर से सुनाई देती है, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से देख सकता हूँ। आन्या ने इतनी गहरी आवाज सुनकर एक बार फिर से अपना सलाइवा गटका। उसने पूछा, क्या आप वही थे?
जिसने कल रात मुझे बचाया। आन्या यह बोलकर चुप हो गई और उसे आवाज आने का इंतजार करने लगी, मगर उसे जूते की कटकट सुनाई दी, जैसे वह जूते उसी की तरफ बढ़ रहे हों। उसके बाद उसने परफ्यूम की एक जबरदस्त महक को महसूस किया, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो, और यह महक भी काफी सिमिलर लग रही थी। तभी आन्या को वह गहरी आवाज अपने थोड़ी सी दूर पर सुनाई दी। हाँ, मैंने ही बचाया था तुम्हें। आन्या थोड़ी हिम्मत करके बोली, आप कौन हैं? तभी अंधेरे से वह गहरी आवाज सुनाई दी, साया, एक साया। आन्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन यह जो आवाज थी और उसने अपने आसपास जो चिल्ड एंड डार्क ऑरा महसूस किया था, उसकी वजह से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके आसपास का टेम्परेचर अचानक से गिर सा गया था। आन्या की धड़कनें अजीब तरीके से तेज हो गई थी। अंधेरे में खड़ी उस परछाई ने अपनी गहरी आवाज में कहा, कल तुमने जो हरकत की वह दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आन्या को महसूस हुआ कि परफ्यूम की वह खुशबू धीरे धीरे उससे दूर जा रही है। जूतों की कटकट की आवाज से पता चल रहा था कि जो कोई भी है उसके सामने खड़ा था, वह धीरे धीरे पीछे चला गया। आन्या हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ा लेती है। आपने मुझे क्यों बचाया? और यह कौन सी जगह है जहाँ पर आप मुझे लेकर आए हैं? मुझे अपने घर जाना है। कुछ सेकंड तक अंधेरे में सन्नाटा रहा, फिर टेबल पर गिलास के टक रखने की सी आवाज सुनाई दी। तभी उस इंसान ने जवाब दिया, तुम्हें जाना है? तुम जा सकती हो। आन्या थोड़ी हिम्मत करके बोली, ओके, थैंक यू। यह बोलकर वह पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक बार फिर से वह आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। मेरी बात याद रखना। आन्या के कदम रुके और उसने पलटकर देखा। हालांकि उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। गहरी आवाज ने कहा, दोबारा यह कोशिश मत करना, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। आन्या कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, मेरी जान कीमती है? यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और मुझे क्या करना है क्या नहीं, यह आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आन्या के चुप होने के कुछ सेकंड बाद फिर से वो आवाज सुनाई दी, तुम जा सकती हो, मगर याद रखना जब भी वापस आना चाहो बेझिझक आ सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर आन्या ने आईब्रोज सिकोड़ते हुए कहा, अजीब आदमी है आप, मैं यहाँ वापस दोबारा क्यों आऊंगी? तभी उस आवाज ने जवाब दिया, तुम आओगी, जरूर आओगी। आन्या कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी, बड़ा पागल इंसान है ये। एक तो इतने अंधेरे में खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से इसकी बातें। उसने अंधेरे में खड़े शख्स से कहा, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। यह बोलकर वह दरवाजे के पास गई। दरवाजा खुला और कमरे से बाहर निकल गई। निकलते ही दरवाजा पीछे से बंद हो गया। बाहर आने के बाद आन्या को ऐसा लगा जैसे वह अंधेरे से उजाले में आ गई हो। एक बार फिर से उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा जो बंद हो चुका था। उसने अपना सलाइवा गटका और हड़बड़ाई, अजीब इंसान है, भला मैं क्यों यहाँ वापस आऊंगी? आन्या यह बोलकर सीढ़ियों से होती हुई नीचे की तरफ जाने लगी। बंगला बहुत ज्यादा बड़ा और आलीशान था। वह हर तरफ नजर घुमाकर देख रही थी। इतने आलीशान बंगले को उसने पहले कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी 2 गार्ड्स आन्या के पास आए और बोले, मैडम, आपको शहर में छोड़ने का ऑर्डर मिला है। आन्या कंफ्यूज होकर बोली, शहर में छोड़ने का ऑर्डर? इस वक्त तो हम कहाँ हैं? किसी आइसलैंड पे हैं क्या? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ हैं और ये लोग कौन हैं। एक गार्ड आगे आया और आन्या की आंखों पर पट्टी बांधने लगा। आन्या ने तुरंत चौंक कर कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? वह पट्टी को हाथ लगाने लगी। तभी गार्ड ने कहा, मैडम, यह हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं, प्लीज कॉर्पोरेट कीजिए। आन्या हैरानी से बोली, इंस्ट्रक्शन? कैसे पागल इंसान हो ये? भगवान, कहाँ फंस गई मैं? आन्या की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है हर एक चीज। उसे चलाकर बंगले के बाहर ले जाया जाता है। गाड़ी के पास पहुंचने से अंदर बिठाया और गाड़ी निकल गई। आन्या की गाड़ी के बंगले के बाहर चले जाने के बाद अंधेरे कमरे में बैठे उस इंसान की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई, जहां से वह मेन गेट की फोटोज देख रहा था। हाथ में शराब का गिलास था और आंखें बेहद डार्क थी। होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम आओगी, तुम्हें आना ही होगा। आन्या दूसरी तरफ हाथ में खाने की ट्रे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो ताज होटल के स्टाफ की यूनिफॉर्म में थी, कस्टमर को अटेंड कर रही थी। वह उनकी टेबल पर खाना सर्व कर रही थी और बड़े ही पोलाइटली तरीके से उन्हें ग्रीट कर रही थी। कुछ देर बाद वह किचन में आई और देखा टेबल पर खाना रखा हुआ, उसका फोन बज रहा है। वह तुरंत अपना फोन उठाती है और कोने में चली जाती है। जाने से पहले वह आसपास नजर घुमाती है और फिर फोन पर बात करती है। जी सर, दूसरी तरफ से आवाज आई, कहकर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक दुश्मन
जासूस तुम्हारे पीछे है, शायद वो उसी होटल में है, तुम उसे संभाल लोगी ना? कहर ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लिया और कहा, यहाँ? डोंट वरी सर, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मैंने वो फाइल आप तक ऑलरेडी पहुंचा दी है, आपको मिल गई थी ना? तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सेफ है वह हमारे पास है, तुम वहाँ उस इंसान को हैंडल करो। कहर कॉल कट कर देती है और चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट के साथ ऑर्डर लेकर बाहर निकलती है। बाहर जाते ही कहर की नजर चारों तरफ किसी सस्पिनियस इंसान को देखने की कोशिश करती है। तभी अचानक स्टाफ के कपड़ों में एक सफाई कर्मचारी उसे दिखाई देता है। वह उसे देखते ही अपनी नजर घुमा लेती है, मानो जैसे वह काफी सस्पिनियस है। कहर ने उससे गौर से देखा, वह आदमी फर्श साफ कर रहा था। जब उस आदमी ने दोबारा कहर की तरफ देखा तो पाया कि कहर उसे घूर रही थी। उस आदमी ने तुरंत कुछ बहाना बनाया और वहां से चला गया। कहर अलर्ट हो गई और फिर वो कुछ भी बहाना बनाकर उसे फॉलो करने के लिए वहां से उसी डायरेक्शन में चली गई जहां वो आदमी गया। कहर होटल के एक ऐसे एरिया में पहुंच गई जहां बहुत सारे आलीशान कमरे थे। वह तेजी से बढ़ रही थी। अपने कानों में ब्लूटूथ लगाकर उसने किसी से कनेक्ट करते हुए कहा, आई थिंक मुझे वो मिल गया है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहर तेजी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक जब वो टर्न लेने वाली थी तो किसी से टकरा गई। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत बाहों ने उसे पकड़ लिया। कहर एकदम से हैरान हो जाती है। आंखों पर काले चश्मे और चेहरे पर कोल्डनेस के साथ एक बेहद हैंडसम इंसान ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। कहर की आंखें खुली की खुली रह गई। वह इस वक्त उस इंसान की बाहों में थी, गिरने वाली थी, मगर उसने उसे गिरने से बचा लिया। कुछ सेकंड तक तो उसे देखती ही रही। वह इंसान खड़ा हुआ और उसके बाद उसने कहर को भी खड़ा किया। काफी ठंडी आवाज में बोला, यू ऑल राइट? तुम्हें देखकर चलना नहीं आता? कहर थोड़ा होश में आई और थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे किसी काम से जल्दबाजी में निकलना था तो मैं। कहर एक्सप्लेन कर रही थी लेकिन उस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बिना कहर की पूरी बात सुने वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे 2-3 और लोग जो उसी की तरह बिजनेस सूट बूट में थे उसके साथ चले गए। कहर ने देखा तो हैरान होकर उसे देखने लगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मन ही मन कहा, कितना एटीट्यूड वाला इंसान है। तभी कहर को रियलाइज होता है कि वह किसी को ढूंढ रही थी। कहर फिर से पलटकर जाने लगती है कि तभी सामने से उसे अपना मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। अपना मैनेजर आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर कहर की आंखें बड़ी हो जाती है। वह वापस पलटकर भागने ही लगती थी, तभी उसे मैनेजर की आवाज सुनाई देती है, कहर वहीं पर रुक जाओ। कहर के कदम वहीं रुक जाते हैं। वह अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबा लेती है। फिर वह अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करती है, गला साफ करती है और सीधे होकर खड़ी हो जाती है। अपने मैनेजर की तरफ फेस करके चेहरे पर जबरदस्त की मुस्कुराहट लाकर वो कहती है, गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर थोड़ा गुस्से में लग रहा था। वह कहर के पास आकर बोला, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? कहर ने अपने सर को हल्का सा खुजाया और कहा, सर मैं बस बाथरूम जा रही थी। मैनेजर ने तुरंत कहा, तुम जो कर रही थी वह सब फिलहाल के लिए छोड़ो और जल्द ही मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है ना, सिंघानिया एम्पायर का सीईओ मिस्टर अर्थव सिंघानिया यहाँ पर आया हुआ है। तुम्हें उसे अच्छे से अटेंड करना है। अब चलो मेरे साथ। यह बोलकर मैनेजर ने कहर का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले आया। कहर कुछ बोलने ही वाली थी पर कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने पलटकर उस डायरेक्शन में देखा जहां पर वह आदमी था जिसके पीछे वह पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर थोड़े अनोइंग से एक्सप्रेशन आ गए थे। इतना तो पक्का है कि कहर के हाथों से बचने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था, पर फिलहाल कहर को अपने मैनेजर और उसके स्टॉक को भी तो हैंडल करना था। एक बड़े से आलीशान टेबल पर कुछ बिजनेसमैन पहले से ही बैठे हुए थे, किसी का इंतजार कर रहे थे। सभी सूट बूट में अपने कोल्ड ऑरा के साथ एक बेहद हैंडसम इंसान की एंट्री होती है। उसे देखते ही सब लोग तुरंत अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। अर्थव सिंघानिया, यह वही इंसान था जो कुछ वक्त पहले कहर के पास था, जिसने कहर को गिरने से बचाया था अपनी बाहों में पकड़कर। अर्थव अपने पिता की तरह ही बेहद हैंडसम और आई कैचिंग है। उसका ऑरा, उसके एक्सप्रेशन काफी चिल्ड थे। अर्थव उसके पास आता है। वे लोग तुरंत अर्थव को ग्रीट करते हैं, हेलो मिस्टर सिंघानिया, इट्स सो नाइस टू see you. We are all waiting for you.
अर्थव हल्का सा सर हिलाता है और उनके साथ हैंडशेक करता है। कहर किचन में खड़ी हुई थी। मैनेजर कहर से बोला, पूरे स्टाफ को तुम असिस्ट करोगी, समझी? मिस्टर सिंघानिया इस शहर की जानी मानी हस्ती है, उनको बहुत अच्छे से अटेंड करना है। वह हमारे होटल के वीआईपी गेस्ट है, समझी तुम? कहर, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। कहर ने अपनी आंखों को रोल किया और कहा, अरे सर टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आपकी नौकरी, मेरी नौकरी को रिलैक्स। मैनेजर ने कहर के हाथ में अपना हाथ को पकड़कर कहा, देखो कहर, कुछ भी करो मगर मिस्टर सिंघानिया को नाराज मत करना, उनके पास खड़ी रहना, क्या पता उनको कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। पूरे स्टाफ के बेस्ट लोगों को मैंने तुम्हारे साथ खड़ा किया हुआ है, तो तुम ही सबको लीड करोगी, तुम अच्छे से कर लोगी ना? कहर ने अपने मैनेजर की चिंता को समझते हुए उसके हाथ को हल्का सा थपका और कहा, डोंट वरी, मैं कर लूंगी। मैनेजर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, अब जल्दी जाओ, तुम लोग वो वेट कर रहे होंगे। कहर ने अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ चलने का इशारा किया। सबने हाथों में कुछ ड्रिंक्स उठाई और कहर के साथ पीछे पीछे चल दिए। कहर बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ बड़ी सी वीआईपी टेबल के पास पहुंचती है। सभी लोग हाथों में पकड़ी हुई प्लेट्स में खाना और ड्रिंक्स सजाने लगते हैं। कहर मिसेस सिंघानिया की तरफ देखती है। अर्थव और कहर के चेहरों के बीच एक बड़ा सा वास्क रखा हुआ था जो वहां डेकोरेशन के लिए था। इस वास्क से वह अर्थव के चेहरे को ठीक से देख नहीं पाती। जब वह अपनी प्लेट लेकर उनके पास आती है तो अचानक अर्थव और कहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक सेकंड के लिए दोनों थोड़े चौंक जाते हैं। कहर मन ही मन सोचती है, भैंस की आंख, क्या यही मिस्टर एटीट्यूड किंग है? चेहरे पर हैरानी को मिटाते हुए जबरदस्त की मुस्कुराहट के साथ आगे जाकर प्लेट रखते हुए अर्थव को ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। अर्थव उसे इग्नोर कर देता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कहर अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है, सही सोचा था मैंने मिस्टर एटीट्यूड किंग के बारे में। इसके बाद सारे स्टाफ मेंबर्स वहीं लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर किसी को भी कुछ भी दिया जा सके। दूसरी तरफ वह आदमी जो कहर से बचकर भाग रहा था एक कमरे में एंट्री करता है, दरवाजा बंद कर लेता है। वह अपना फोन निकालकर कॉल करता है और दूसरी तरफ से लोगों को इन्फॉर्म करता है, उसने मुझे देख लिया है और वह मेरे पीछे पड़ी है। भाग जाऊं? ऐसे कैसे भाग जाऊं? नहीं, उस लड़की की वजह से हमारे बहुत सारे साथी मारे गए हैं, यहाँ तक कि उसी ने हमारी फाइल्स भी चुरा ली है। मैं उसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद वह आदमी टेंशन में कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। उसके हाथ में एक गन थी। गन को देखते हुए वह बड़बड़ाता है, मुझे इस लड़की को किसी भी हाल में खत्म करना है। इस डिवाइस में जहरीली सुइयां रखी हुई हैं, अगर मैंने सही निशान लगाया तो वह जिंदा नहीं बचेगी। इसके बाद वह आदमी कमरे से बाहर झांकता है, आसपास कोई नजर नहीं आता तो मौका देखकर वह वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कहर अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ वहीं खड़ी रहती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वीआईपी लोग खाना शुरू करते हैं। कहर अपने स्टाफ को इशारा करती है और वे सभी वीआईपी लोगों को खाना परोसने लगते हैं। कहर जो उनकी हेड थी अर्थव का खाना परोसने जाती है। वह अर्थव की प्लेट में खाना परोसने लगती है। अर्थव उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। कहर भी गौर नहीं करती। उसका असली सरदर्द तो वह आदमी है जिसे उसे पकड़ना है। उसी समय वह आदमी झूमर के पास ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा होता है। उसकी नजर कहर पर पड़ती है। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई गन से कहर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। जब वह पूरी तरह से निशाना लगा लेता है तो ट्रिगर दबा देता है। तभी अचानक एक नैपकिन टेबल से नीचे गिर जाता है। यह देखकर अर्थव कहर की तरफ घूमकर देखता है। कहर तुरंत माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सर। यह कहकर झुककर नैपकिन उठाने लगती है। उसी समय जहरीली सुई इसके ऊपर से जाकर एक वास्क पर लग जाती है। हल्की सी टक की आवाज आती है। कहर तुरंत पीछे मुड़कर चारों तरफ चेक करती है। नजर मारकर निशाना चूक जाने से वह आदमी गुस्से में बड़बड़ाता है, अब सिर्फ एक मौका बचा है, मुझे इस बार सही निशाना लगाना होगा। वह आदमी फिर से कोशिश करता है। कहर जो अब अर्थव की प्लेट में खाना परोस रही थी अचानक अलर्ट हो जाती है और खाना परोसते हुए सीक्रेटली चारों तरफ नजर मारती है। उसकी नजर झूमर के पीछे ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े उस इंसान पर पड़ती है जो गन ताने खड़ा था। उसी समय आदमी ट्रिगर दबा देता है। एक और जहरीली सुई कहर की तरफ बढ़ती है। कहर तुरंत साइड में हो जाती है जिससे थोड़ा खाना अर्थव के कपड़े पर गिर जाता है। अर्थव गुस्से में खड़ा हो जाता है। व्हाट द हेल! अचानक अर्थव के कपड़ों पर थोड़ा सा खाना गिर जाता है। वो तो
वह एकदम से गुस्से से चेयर से खड़ा हो गया। व्हाट द हेल इज दिस, कांट सी यू, मेरा पूरा सूट खराब कर दिया तुमने, अर्थव ने अपने दांत पीसते हुए कहर से कहा। कहर ने ऊपर उस आदमी की तरफ देखा जो उसे देखते ही तुरंत वहां से भाग गया। उसने अर्थव की तरफ देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी सर, वह मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी, आप प्लीज चलिए, मैं अभी आपको वॉशरूम लेकर चलती हूँ। अर्थव काफी ज्यादा गुस्से में था, पर वह वहां पर कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप कहर के साथ वहां से चला गया। वॉशरूम से निकल बाहर लाने के बाद कहर थोड़ा सा साइड हट गई और अर्थव को अंदर जाने का रास्ता दिया। उसे गुस्से में घूरता हुआ अर्थव बाथरूम में अंदर चला गया। जैसे ही अर्थव वॉशरूम के अंदर गया, कहर अपना चौथा गियर लगाकर वहां से भाग गई। उसके एक्सप्रेशन एकदम से बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक हो गए। दूसरी तरफ वह आदमी एक दिशा में भाग रहा था और फोन पर बात कर रहा था। मुझे लगता है कि उसने मुझे देख लिया है, मैं उसे मार नहीं पाया। वह आदमी पसीना पसीना हो रहा था और चेहरे पर बहुत ज्यादा खौफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसके पैरों के ब्रेक लगे और हाथ से मोबाइल फोन छूटकर नीचे गिर गया। जब उसने अपनी आंखों के सामने एक डेविल एक्सप्रेशन वाली लड़की को खड़ा देखा, वह उसके आगे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। उसके बाल बंधे हुए थे एक पोनीटेल में और वह अपनी यूनिफॉर्म में थी। कहर को देखकर अचानक उस आदमी के पसीने छूट गए और उसने अपना सलाइवा गटक लिया। कहर उसे देखते हुए मुस्कुराई और बोली, तुमने क्या सोचा है, इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? वह आदमी घबराया और पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन कहर पलक झपकते ही उसे पकड़कर दीवार से लगा देती है। उसकी गर्दन पर चाकू रखकर कहर ने उसे वहीं पर रोक लिया। वह आदमी जिसका चेहरा पसीना पसीना हो गया था, अब गुस्से भरी डार्क आंखों से कहर को देखने लगा। एक ही झटके में उसने एक इंजेक्शन कहर की पीठ में लगा दिया। कहर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी मच्छर ने काटा हो। उसने हल्का सा पलटकर देखा और फिर सामने उसकी ओर उस आदमी के हाथ में इंजेक्शन था जो उसने कहर की पीठ में घुसा दिया था। वह शैतानी हंसी और मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हारे अंदर इतना जहरीला इंजेक्ट किया है कि वह 2 मिनट में ही तुम्हारा यहाँ दम तोड़ दोगी। आखिर मैंने अपनी टीम का बदला ले ही लिया। कहर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाया और कहा, ओह 2 मिनट, ठीक है। कहर ने चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। वह घड़ी में टाइम देख रही थी। वह आदमी अपना सलाइवा गटकते हुए खड़ा हो गया, लेकिन उसकी गर्दन पर चाकू अब भी लगा हुआ था। 3 मिनट बीत चुके थे, पर कहर वैसी की वैसी ही खड़ी थी। यह देखकर आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा, इस लड़की को कुछ हुआ क्यों नहीं, हो क्यों नहीं रहा? मैंने इतना जहरीला जहर इसके अंदर इंजेक्ट किया है, इसे तो तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए था अब तक। उस आदमी के एक्सप्रेशन से उसके मन की बात को समझते हुए कहर तिरछा सा मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? तुमने जहर का इंजेक्शन लगाया था या पानी का? कुछ असर नहीं हुआ? वह आदमी और ज्यादा घबराया और बोला, कौन हो तुम? तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। कहर हल्के से हंसते हुए बोली, बेवकूफ, मैं इंसान हूँ, ये सच है, पर हाँ मामूली नहीं। कहर खुद एक जहर है, उस पर कोई दूसरा जहर असर नहीं करेगा। दूसरी तरफ अर्थव बाथरूम में अपने सूट को थोड़ा साफ करते हुए गुस्से से बड़बड़ा रहा था। बेवकूफ, इडियट लड़की, पता नहीं होटल वालों के स्टाफ कलेक्शन को क्या हो गया है, किसी भी सड़क छाप को हायर कर लेते हैं। मेरे पूरे सूट की ऐसी तैसी कर दी। पानी से उसने अपने सूट को थोड़ा साफ किया और फिर ड्रायर मशीन के पास जाकर उसे हल्का सा सुखाया। उसके बाद हाथ धोकर आईने में खुद के हैंडसम चेहरे को ठंडी आंखों से देखा। फिर हाथ ड्राई करने के बाद बाथरूम से निकला। इधर उधर देखने पर कहर कहीं नजर नहीं आई। यह देखकर फिर से उसके एक्सप्रेशन खराब हो गए। अब यह कहाँ चली गई? अर्थव वहां से आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर दीवार के कोने में खड़ी कहर दिखी। उसे देखकर वह उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक कहर की नजर अर्थव पर पड़ी। उसकी आंखें हल्की सी बड़ी हो गई। फिर उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, अरे सर, आप एक्चुअली मुझे यहाँ थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए मैं चली आई। अर्थव ने अनोइंग नजरों से उसे देखा। वह उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। कहर जहाँ खड़ी हुई थी वहां दीवार के दूसरी तरफ उसका हाथ खून से सना हुआ था, क्योंकि उसके हाथ का खंजर उस आदमी के सीने के आर पार हो चुका था। आदमी की लाश दीवार से सटकर खड़ी हुई थी, जिसे कहर ने अपने एक हाथ से ही संभाल रखा था। अगर अर्थव इस साइड आ गया तो मुमकिन है कि वह इसे देख ले, मगर वह दूर खड़ा था और आगे नहीं आया। अर्थव ने इरिटेटिंग से एक्सप्रेशन बनाकर कहा, अब जल्दी चलो,
एक तो पता नहीं मुझे कौन सी डायरेक्शन में ले आई हो तुम। यह कहकर अर्थव थोड़ा इधर उधर डायरेक्शन में देखने लगा। कहर ने जवाब दिया, 1 सेकंड में आती हूँ सर, आप सीधा चलिए। उसके बाद अर्थव वहां से चला गया। अर्थव के चले जाने के बाद कहर ने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की लाश को देखा। फिर चारों तरफ नजर मारकर उसकी लाश को वहां अंधेरे में ले गई। उसने एक कमरा खोला जो कि लगभग स्टोर रूम जैसा था। वहां पर उसने आदमी की लाश को ठिकाने लगा दिया। वह भागते हुए अर्थव के पीछे आई और अपने हाथों को पोंछ लिया। उसके बाद वह दोनों खाने की टेबल के पास पहुंचे। आन्या को शहर के बीचों बीच में लाकर ड्रॉप कर दिया गया। अभी तक उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब गाड़ी रुकी तो आन्या, जो कि पिछली सीट पर चुपचाप बैठी हुई थी, उसकी आंखों के ऊपर से पट्टी हटा दी गई। उसने एकदम से रोशनी के कांटेक्ट में आने के कारण आंखों पर जरा सा हाथ रख लिया। फिर उसे धीरे धीरे हाथ हटाकर संभाल के पलकों को खोला। फिर अपने आसपास देखा। वो लोग सड़क के बगल में थे। आसपास लोग थे। गाड़ियां इधर उधर गुजर रही थी। वह शहर के बीच में थी। गार्ड ने दरवाजा खोलकर कहा, मैडम अब आप जा सकती हैं। आन्या फटाफट गाड़ी से बाहर निकली। उसके बाद गार्ड गाड़ी में बैठा और गाड़ी वहां से चली गई। आन्या के लिए यह बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। कल रात उसके साथ जो भी कुछ हुआ, उसकी सुसाइड करने की कोशिश और फिर यह अजीब सा आदमी, यह सब उसके लिए काफी ज्यादा हो गया था। फिलहाल उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाए। कुछ सेकंड तक वह ऐसे ही खड़ी रही। उसके पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं था, पैसे तक नहीं थे, सामान तो दूर कुछ भी नहीं था। सड़क के बगल में लाइट पिंक फ्रॉक में खड़ी हुई खूबसूरत सी आन्या इतनी ज्यादा आई कैचिंग लग रही थी कि आने जाने वाले ज्यादातर लोग उसकी तरफ पलट पलट कर देख रहे थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। तभी उसने बगल से गुजर रहे एक आदमी से फोन लिया और अपनी सहेली चंचल को कॉल किया। थोड़ी ही देर में चंचल एक टैक्सी में उसे लेने पहुंची। आन्या वहीं खड़ी थी। चंचल टैक्सी से उतरी और आन्या को देखकर चिल्लाई, आन्या। आन्या की नजर भी उस पर पड़ी। वह बेंच से खड़ी हुई जिस पर वह बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे के पास आई। चंचल ने उसे गले लगाया और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वाओ माय गॉड, यू आर जस्ट लाइक अ प्रिंसेस। कितने खूबसूरत लग रही हो तुम। उसने प्यार से आन्या के चेहरे पर अपने हाथों को पकड़कर देखा। आन्या थोड़ी सी सीरियस आवाज में बोली, चंचल तुमसे कुछ बात करनी है, पहले हम कहीं चल सकते हैं क्या? चंचल ने उसके चेहरे पर अचानक आई उदासी और चिंता को देखकर कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम परेशान क्यों लग रही हो? आन्या ने कहा, तुम्हें सब बताती हूँ, फिलहाल यहाँ से चलते हैं। आन्या की बात समझते हुए चंचल ने तुरंत सर हिलाया और वे टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। रेस्टोरेंट में बातचीत? क्या सीरियसली ऐसा किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? आन्या और चंचल एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। आन्या की बातें सुनकर चंचल को काफी ज्यादा शॉक लगा। आन्या ने बस एक उदासी भरे चेहरे के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। उसकी आंखों की उदासी और आंसू देखकर चंचल का दिल पिघल गया। वह उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, रोना बंद करो। उन कमीनों के लिए आंसू बहाने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा किया जो तुम वहां से चली आई। आन्या ने चंचल से कहा, कुछ और बात भी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? चंचल ने कहा, हाँ बताओ, जो भी तुम्हें कुछ बताना है मुझसे कह सकती हो। इसके बाद आन्या ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि वह सुसाइड करने गई थी, वहां से किसी ने उसे बचा लिया, फिर वह किसी अजीब से घर में पहुंच गई, वो महल जैसा था, फिर उसे एक अजीब से आदमी से मिलना हुआ, उसकी बातचीत और फिर उसका शहर में छोड़ दिया जाना, सब कुछ। चंचल उसकी सारी बातें सुनकर शॉक्ड रह गई। बात खत्म होने के बाद कुछ सेकंड तक चंचल कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर होश में आकर बोली, तुमने सुसाइड करने की कोशिश की? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर बैठी रही। चंचल ने हैरानी से कहा, पागल हो गई है क्या तू? इतनी घटिया हरकत के बारे में सोच भी कैसे सकती है तू? आन्या ने अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाते हुए कहा, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंचल ने एक गहरी सांस ली और माथा मसला, फिर बोली, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है यह है कि तुम ठीक हो। पता नहीं किसने तुम्हें बचाया, जो भी था मैं तो उसकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को बचा लिया उसने। इस पर आन्या ने कहा, पता नहीं कौन था वो। बहुत अजीब। शहर की बड़ी सी एक बिल्डिंग में एक आलीशान होटल के कमरे में लगातार किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वो आवाज शांत हो गई। एक बड़े से बिस्तर पर एक औरत अपने बदन को, जिस पर कोई भी कपड़े नहीं थे, उसने चादर से लपेटकर बैठी हुई थी। उसके हाथ में सिगरेट थी जिसके वो कश लगा रही थी। तभी बाथरूम से एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है।
उस लड़के ने सिर्फ अंडरवियर पहन रखा था। उसके बाल माथे पर आ रहे थे जो उसे बहुत ज्यादा सुपर हैंडसम और सेक्सी बना रहे थे। उसकी बॉडी इतनी ज्यादा आई कैचिंग और जबरदस्त थी कि बिस्तर पर बैठी हुई औरत एक बार फिर से अवस भरी नजरों से उसे ताड़ रही थी। स्वयं मल्होत्रा स्वयं चलकर उस औरत के पास आया। उसके होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान थी। उस औरत ने स्वयं को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और दोनों बिस्तर पर गिर गए। स्वयं एक नंबर का प्ले बॉय था। ऐसे औरतों के साथ बिस्तर में रात गुजारना उसके लिए कोई आम बात ही थी। हाँ, उसके बाद उसे मुश्किल का सामना करना जरूर पड़ता था जब औरतें एक बार रात बिताने के बाद उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होती थी। ऐसी मुसीबत को तो झेलना उसकी आदत हो गई थी। उस औरत ने बड़े कामुक अंदाज में स्वयं की बॉडी को अपने हाथों से सेडक्टिवली सहलाते हुए कहा, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, तुम्हें जाने देने का मन नहीं करा। स्वयं ने मुस्कुराकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तो फिर मत जाने दो। मैं कौन सा तुम्हारी इन रेशमी जाना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी इन रेशमी जुल्फों में सारी जिंदगी के लिए उलझकर रह सकता हूँ। यह सुनकर औरत और भी ज्यादा मुस्कुरा देती है और उसके बाद दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। स्वयं को बिस्तर पर लिटाकर वह औरत उसके पूरे बदन को चूम रही थी। ऑलरेडी स्वयं की बॉडी पर उसके लिपस्टिक के बहुत सारे निशान हो गए थे। स्वयं मजे ले रहा था और एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज हुई। औरत ने और स्वयं ने दरवाजे की तरफ देखा। वह औरत इरिटेट होकर बोली, ये होटल स्टाफ वाले भी, इनको भी चैन नहीं होता। वह औरत खड़ी होकर दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजे में लगे छोटे होल से बाहर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एकदम से स्वयं की तरफ देखकर बोली, मेरा 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 हस्बैंड आ गया। अचानक उस औरत की बात सुनकर स्वयं एकदम से बिस्तर से उछल पड़ा और शॉक होकर बोला, क्या तुम्हारा हस्बैंड? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं है, शहर के बाहर गया है। उस औरत ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्या कर रहा है, और वह तो रात को आने वाला था। स्वयं एकदम से खड़ा होकर फटाफट वहां देखने लगा। अब क्या करूं, अब क्या करूं? इस औरत ने कहा, जल्दी से भागो यहाँ से, अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो बवाल हो जाएगा। स्वयं ने कहा, मुझे पता है। बाहर से कोई लगातार दरवाजा पीटते हुए कह रहा था, दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो तुम, दरवाजा खोलो। वह औरत और भी ज्यादा हड़बड़ा गई और अपने नाखून चबाने लगी। फिर यहाँ वहां देखने लगी। उसके बदन पर भी कपड़े नहीं थे, बस चादर लपेट रखी थी। उसने सबसे पहले फटाफट अपने कपड़े पहने और स्वयं से कहा, जल्दी से जाओ यहाँ से। स्वयं ने इरिटेट होकर कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? अरे बाहर दरवाजे पर खड़ा है, मैं कैसे जाऊं? वह आदमी लगातार दरवाजा पीट रहा था, जैसे अगर 2 मिनट दरवाजा नहीं खुला तो वह अभी तोड़ देगा। उस औरत ने यहाँ वहां देखते हुए फिर स्वयं से कहा, बालकनी से जाओ। यह सुनकर स्वयं की आंखें बड़ी हो गई। उसने डिसबिलीफ से औरत की तरफ देखते हुए कहा, दिमाग को अच्छी मार्केट में बेचकर आई हो क्या? अरे हम 14th फ्लोर पर हैं, तुम क्या मुझे जान से मरवाना चाहती हो? उस औरत ने हड़बड़ाते हुए कहा, अगर अब तुम नहीं गए तो हम दोनों जान से मारे जाएंगे, जाओ यहाँ से। उसने फटाफट स्वयं के सारे कपड़े उठाए, उसके हाथ में दिए और उसे धकेलती हुई बालकनी के दरवाजे के पास ले गई। उसके बाद उसे वहां से जाने का इशारा किया और फिर वह भागकर दरवाजे की तरफ आई। उसने अपने बाल थोड़े ठीक किए, स्वयं भी बालकनी से निकल गया। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही बाहर गुस्से से तिलमिलाया हुआ एक आदमी अंदर आया और यहाँ वहां देखने लगा। कहाँ है वो कमीना, कहाँ है वो हरामजादा? आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वह आदमी औरत की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा, आज मैं तुझे रंगे हाथों पकड़कर रहूंगा, आज तो मैं तुझे डाइवोर्स देकर ही रहूंगा। वह आदमी यहाँ वहां हर जगह छान रहा था, स्वयं को खोजते हुए। अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए औरत ने एक मुस्कुराहट के पीछे, हनी ये क्या कर रहे हो, तुम किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ पर कोई नहीं है। वह आदमी गुस्से में अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोला, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ किस लड़के के साथ थी। कहाँ गया वह? कहाँ छुपाया है तुमने उसे? आज वह बचकर नहीं जा सकता। बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ ताकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। आज तो खबर पक्की मिली है, पर यहीं पर है वो। दरवाजे से तो अंदर आया हूँ तो दरवाजे से तो बाहर नहीं जा सकता, फिर कहाँ गया होगा? उस आदमी ने हड़बड़ाकर यहाँ वहां देखा। तभी उसकी नजर बालकनी पे पड़ी। उसे देखकर वह बालकनी की तरफ बढ़ा। यह देखकर औरत के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उससे पहले कि वह बालकनी का दरवाजा खोलता, औरत भागकर उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हनी यह तुम क्या कर रहे हो? तुमसे किसने कहा कि मैं किसी लड़के के साथ थी? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो?
मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ ना। वह औरत लगभग जवान थी, लेकिन एकदम अधेड़ उम्र का। उस आदमी ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहा, यह मीठे मीठे बोल अब मुझ पर जादू नहीं चलाएंगे। बहुत फंस गया हूं मैं तुम्हारी मीठी जुबान के चक्कर में। आज तो मैं रंगे हाथ तुम्हें पकड़कर ही रहूंगा ना, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मैं, और ना ही तुम्हारे उस सड़क छाप आशिक को। उस आदमी ने बालकनी का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ वहां देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। वह आदमी जब बालकनी में आया तो औरत की धड़कनें रुक सी गई, लेकिन अब तो वह भी यह देखकर हैरान रह गई कि लड़का आखिर गया कहाँ। दूसरी तरफ स्वयं दीवार पर ऐसे उतर रहा था जैसे कोई स्पाइडर मैन हो। टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये नए नए कैरेक्टर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसे सीरियल वाइज सुनते जाइएगा, आपको आगे सब क्लियर होता चला जाएगा। तो हर हर महादेव दोस्तों।